माधोपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सुरेश नाम का किसान अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश दिल का सच्चा और एक ईमानदार कृषक था। वो देर शाम तक अपने खेतों में काम करता और जो भी कुछ अन्न खाने को मिलता अपने घर पर लेकर आ जाता। बस भाग्यवान, खेत में जितना भी खरपतवार था वो मैंने एक एक करके सारा हटा दिया है। अब बस बारिश का इंतजार है। पता नहीं ये भगवान कब बरसेगा। आप भी ना छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने लग जाते हो। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुरेश की मानो भगवान सुन ही लेता है और उसी रात जोरदार बारिश होने लगती है। अगली सुबह सुरेश अपने दोनों बैलों और हल को लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। अजय सुनिए, दोपहर हो गई है, खाना खा लीजिए। बस पूरे दिन काम काम, कुछ अपना भी ख्याल रखिए। सुरेश दोपहर का खाना खाकर फिर अपने काम पर लग जाता है और शाम होते होते पूरा खेत जोत देता है। चलो, खेत तो मैंने जैसे तैसे जोत दिया है। अब बस ऊपर वाले के हाथ में है। अजी आ गए आप, बैठिए, मैं आपको खाना लगा कर देती हूँ। कमला अंदर से सुरेश को खाना लाकर दे देती है। सुरेश बड़े प्यार से खाना खा लेता है। कमला, मेहनत करके रोटी खाने का अपना अलग ही स्वाद है। अरे ये बातें छोड़िए, आप पिछली बार की तरह वो साहूकार हमारा पूरा धान ले जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक उसका ब्याज नहीं चुकाया है। अरे भाग्यवान, आगे का आगे देखेंगे। बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर मैं भी खेती के साथ साथ कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। कुछ महीनों के बाद सुरेश की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। सुरेश सारी फसल को बैलगाड़ी में लाद कर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है तभी उस गांव का साहूकार वहां पर आ जाता है। वाह, क्या बात है सुरेश, इस बार फसल अच्छी हुई है। चल एक काम कर, सारा धान मुझे दे दे, मैं तेरा सारा ऋण चुकता कर दूंगा। नहीं साहूकार जी, अगर मैंने सारा धान आपको दे दिया तो फिर हम क्या खाएंगे? अच्छा नमक हराम, मेरा पूरा ब्याज तो तू खा गया, उससे तेरा पेट नहीं भरा, और क्या तू मुझे खाएगा? बाहर शोर शराबा सुनकर सुरेश की पत्नी बाहर आती है। साहूकार जी, हम धान बेचकर आपका पूरा ब्याज चुका देंगे। इन्होंने बहुत मेहनत करी, इस बार हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं, वो भी तुम लोगों को? क्यों, मैंने माफी की दुकान खोल रखी है? मुझे नहीं पता। मैं इस बार तुम्हारा पूरा धान ले जाऊंगा। तुम लोगों को बहुत दिन हो गया है आराम का खाते खाते। ऐसा बोलकर साहूकार पूरा धान बैलगाड़ी में लदाकर वहां से चला जाता है। मैं भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? अगर मेरी किस्मत में भूख ही लिखी थी तो इतनी फसल क्यों दी? अजी आप रोइए मत, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तभी वहां से श्यामू काका गुजर रहे थे। वो सुरेश को इस हालत में देखकर वहीं रुक जाते हैं। अरे सुरेश बेटे, क्या हुआ? लगता है मियाँ बीबी में झगड़ा हो गया है। चिंता मत करो, तेरी काकी भी रोज मुझसे झगड़ती है। मेरे काका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। ऐसा बोलकर साहूकार वाली सारी बात सुरेश श्यामू काका को बता देता है। अरे सुरेश बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ।
तू सीधा राजा के पास जा। उनके पास वैसे भी बंजर भूमि पड़ी हुई है, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा बोलकर श्यामू काका वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में सुरेश भी राजमहल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे राजमहल पहुँचने में पूरा एक दिन लगा। अरे कौन हो मुसाफिर? इस राज्य में पहले तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। महाराज, मैं इस राज्य का एक छोटा सा किसान हूँ। ऐसा बोलकर सुरेश बेचारा वहाँ पर ही रोने लगता है। अरे भाई, रोने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तुम खुलकर बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें रोना आ गया? राजा भानु प्रताप की बात सुनकर सुरेश उस नरभक्षी साहूकार की पूरी पोल खोल देता है। हमारे राज्य में प्रजा के साथ ये जुल्म हो रहा है और हमें पता ही नहीं। सेनापतियों, जाओ और उस साहूकार को हमारे सामने हाजिर करो। उसको बहुत दिन हो गए प्रजा का खून चूसते हुए। राजा का आदेश सुनकर सेनापति तुरंत उस साहूकार को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। महाराज, मैं चाहता हूँ आपकी बंजर भूमि पर मैं इस बार खेती करूँ। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो भूमि कई सालों से बंजर पड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता उसमें फसल अच्छी होगी। महाराज, मैं उसको फसल के योग्य बनाऊंगा। मेहनत देखकर पहाड़ भी अपने घुटने टेक देता है। ये तो बंजर भूमि है। राजा भानु प्रताप सुरेश की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए। ठीक है, तुम मेरी बंजर भूमि पर निर्भय होकर खेती कर सकते हो और तुमसे कुछ नहीं लिया जाएगा। ऐसा समझ लेना, वो खेत तुम्हारा ही है। अगले दिन सेनापतियों ने साहूकार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। आइए आइए साहूकार जी, आपकी हमने बहुत चर्चा सुनी है। लगता है गरीबों का खून पिए बगैर आपका पेट नहीं भरता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुरेश को सारा धान लौटाने को तैयार हूँ और उसका पूरा ब्याज ही रफा दफा कर दूंगा। नहीं नहीं साहूकार जी, आज आप सुरेश को सब कुछ लौटाने को तैयार हो, फिर आपको आजाद छोड़ दिया जाए तो आप किसी राकेश को परेशान करोगे। वो कहते हैं ना, एक चिंगारी पूरे समाज में आग लगा देती है। सेनापतियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस नरभक्षी साहूकार को और बंद कर दो कारावास में। राजा की आज्ञा पाते ही सेनापति साहूकार को वहाँ से ले जाते हैं और गुप्तीय कारावास में डाल देते हैं। अब सुरेश भी राजा की आज्ञा पाते ही राजमहल से निकल गया था। अजी, क्या हुआ? आज तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है कमला। अब राजा के खेत में हम खेती बाड़ी करेंगे और उस साहूकार को भी राजा ने कारावास में डाल दिया है। अब हमारा धान कोई नहीं ले जाएगा। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था हमारे राज्य का राजा इतना दयालु है। बस अब बारिश हो जाए। हाँ कमला, हमारी मेहनत और लगन को देखकर भगवान जरूर बरसेगा। अब सुरेश की मनोकामना भगवान ने एक बार फिर पूरी कर दी। उसी रात जोरदार बारिश हुई और मानो पूरी रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह सुरेश फिर अपने बैलों को लेकर खेत आ गया था और वो खेत की अच्छी तरीके से जुताई करने लगा। तभी अचानक उसके दोनों बैल एक जगह पैर थाम लेते हैं। अरे क्या हुआ मेरे मोहन और सोवन, जल्दी चलो, हमें और भी तो काम करना है। मुझे लगता है जमीन में कोई चीज ने मेरे हल को जकड़ लिया है। मुझे यहाँ पर खोद कर देखना चाहिए, आखिर ऐसी क्या चीज है जो मेरे मोहन और सोवन को रोक रही है। सुरेश वहाँ पर खुदाई करने लगा और वो देखता है कि वहाँ पर तो एक सोने का घड़ा निकला है। ये देखकर
सुरेश जल्दी उस घड़े को उठाता है और सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे ये क्या, सोने का घड़ा? वाजी, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। नहीं कमला, यह घड़ा राजा के खेत में निकला है। मैं राजा को वापस लौटाने जा रहा हूँ। पहले भी राजा ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि राजा ने हम पर उपकार किए हैं। मान लो, आपने राजा को ये घड़ा लौटा दिया, फिर राजा आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर सिक्के थे, वो कहाँ गए? ऐसा कुछ नहीं होगा कमला, हमारा राजा ऐसा नहीं है। ऐसा बोलकर सुरेश वो सोने वाला घड़ा लेकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। महाराज, मैं जब जुताई कर रहा था तो आपके खेत में मुझे ये सोने का घड़ा मिला है। मैं आपकी संपत्ति वापस लौटाने आया हूँ। सुरेश, घड़ा मिला है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ तो जरूर निकला होगा। वो कहाँ पर है? नहीं महाराज, ये घड़ा बिल्कुल खाली था और जैसे था वैसा मैं आपको लौटाने आया हूँ। अब सुरेश सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने सही कहा था, लेकिन मैं ही मूर्ख था। क्या सोच रहे हो सुरेश? जरूर इसके अंदर सोने के सिक्के निकले हैं। तुम खुद बचने के लिए ये घड़ा मेरे पास लेकर आए हो और सोने के सिक्के वहीं पर ही छुपा दिए हो। सेनापतियों, इस लालची किसान को पकड़कर कुछ दिन के लिए कारावास में डाल दो। अब बेचारे सुरेश को झूठे आरोप में कारावास में डाल दिया जाता है। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। ये सब बोलते हुए सुरेश को राजा भी सुन लेता है। उन्होंने किसान से पूछा कि वो ये सब क्यों कह रहा है। तब सुरेश ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुरेश को तुरंत कारावास से बाहर कर दिया। सुरेश, हम तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहते हैं। जरूर महाराज, मैं उसे आपके राजमहल लेकर आता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर सुरेश राजमहल से चला जाता है। कमला से बातें करने के बाद राजा को पता चल गया था कि वो कितनी बुद्धिमान है। किसान की पत्नी को राजा ने खजाने का मंत्री बना दिया था और उन्हें रहने को घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।